Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 6 जनवरी 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको ये वाला चैनल भी मिल जाएगा, दोनों को ही जाकर ज्वाइन कर लेना। दोनों जगह पर आप लोग को डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के रिगार्डिंग नोट्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लूखा रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, जो हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मतलब जो इसने हमारे संविधान को बनाया है, ठीक है, तो उनका जो माइंड है वो किस चीज़ के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, वह नज़र आता है। या फिर आप सिंपल से शब्दों में कह सकते हो जो हमारा संविधान है उसका बेसिस आज के टाइम पर क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन ए द प्रियम्बल, ऑप्शन बी द फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी द डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर ऑप्शन डी द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसका सही आंसर सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। कल पूरे देश भर में इस आर्टिकल के बारे में चर्चा हुई है, इनफैक्ट आज भी काफ़ी चर्चा होने वाली है और आने वाले टाइम में काफ़ी बार यहाँ पर इसका डिस्कशन होगा। तो हुआ क्या है, कल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनकी सिक्योरिटी के अंदर एक चूक देखने को मिली है, खासकर पंजाब वाले एरिया के अंदर। और यही स्टेटमेंट आप देख पाओगे हमारे होम मिनिस्टर के थ्रू भी बोला गया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के अंदर चूक हुई है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ये स्टेटमेंट निकल कर आते हैं। तो मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाता हूं कि आखिरकार ये हुआ क्या है। पहले तो हम लोग आते हैं एक मैप के ऊपर। ये आपको पंजाब का मैप नज़र आएगा और इस मैप में आपको समझना होगा हुआ क्या था एग्जैक्टली। मैं इस मैप को थोड़ा सा जूम करता हूँ। आपको नीचे भटिंडा नज़र आ रहा होगा, ऊपर फिरोजपुर नज़र आ रहा होगा। तो हुआ क्या था, हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से इनको जाना था फिरोजपुर। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन करना था, प्लस यहाँ पर एक रैली को संबोधित भी करना था। तो इसी वजह से यहाँ पर इनको फिरोजपुर पहुँचना था। अब फिरोजपुर पहुंचना तो था, वैसे तो ये फ्लाइट से पहुंच सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वेदर काफ़ी ख़राब था। उस वेदर ख़राब होने की वजह से इन्होंने यहाँ पर क्या चूज़ किया कि बाय रोड जाएंगे। ठीक है, इनका जो कैनवो है, इनका जो काफिला है वो यहाँ पर ये रोड से गुजरेगा, ये रोड से जाएंगे इस वाले एरिया तक। अब वेदर काफ़ी ख़राब था, इसी वजह से ये चीज़ डिसाइड करी गई, क्योंकि आपको मालूम है रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, हमने अपने सीडीएस को खोया है इसी वेदर ख़राब होने के चक्कर में। तो इसी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग कार से जाएंगे और बाय रोड हम लोग निकलेंगे। लेकिन होता क्या है, बाय रोड जब निकलते हैं इनको बीच में रुकना पड़ जाता है 15 से 20 मिनट। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज़्यादा कवरेज दिया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट रुकना। वहाँ पे एक तरीके से खतरा भी हो सकता था, लेकिन 15 से 20 मिनट यहाँ पर उनको रुकना पड़ जाता है। अब रुकना क्यों पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा होता है। ठीक है, जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर इनको रुकना पड़ता है और वापस से आ जाना पड़ता है। मतलब तो ये वापस से आ जाते हैं एयरपोर्ट पर और ये फिरोजपुर नहीं जा पाते हैं। तो एग्जैक्टली ये बोला गया कि पीएम की सिक्योरिटी के अंदर ये एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी यहाँ पर पीएम कहीं पर जाएंगे तो वो जो रोड है वो बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए। वो रोड जहाँ से वो निकल रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर शांत हो जानी चाहिए। ठीक है, वो एक ही एरिया के अंदर की बात नहीं है, वो सभी जगह पर होता है ऐसा, लेकिन ऐसा पंजाब के अंदर ये नहीं हो पाया। तो एग्जैक्टली इसी का ये मुद्दा उठाया गया और बोला है हमारे होम मिनिस्टर ने कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और इसके ऊपर रिपोर्ट्स मांगी है, इन्वेस्टिगेशन करने को बोला गया है। नाउ आगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो सब आपको इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिल जाएगी कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर को 15 से 20 मिनट रुकना पड़ता है क्योंकि वो रोड ब्लॉक होती है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा होता है फार्मर्स के थ्रू। ये चीज़ें निकल कर आती हैं। देन उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर भी यही चीज़ें उठाते हैं और इन्होंने बोला है कि देखो डिटेल में हम लोग को सारी चीज़ें चाहिए कि ऐसा क्या हुआ है और आने वाले टाइम पर ऐसा कोई भी लैप्स होनी नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ पर कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी, इनका कहना यह है देखो यहाँ पर कोई भी लैप्स नहीं हुआ है। ठीक है,
हालांकि यहाँ पर ये रिग्रेट करते हैं कि हाँ, बोलते हैं कि एक पछतावा हो रहा है डेफिनेटली कि सही से चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी एक लैप्स नहीं कह सकते, एक चूक नहीं कह सकते, वो इनका कहना है। ठीक है, एग्जैक्टली आप देख पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में बताया, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि प्राइम मिनिस्टर पहले हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर वेदर खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से ट्रैवल नहीं किया गया। तो ये स्टेटमेंट निकल कर आते हैं। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से आर्टिकल समझ में आ चुका है, एक एक बात क्लियर हो चुकी है। उसके बाद सेम पेज पर बराबर में आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस इनकम को लेकर है, और इसके बराबर वाला जो आर्टिकल है ये श्रीलंका और इंडिया के फिशरमैन इशू को लेकर है। तो इन दोनों ही आर्टिकल को हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको हमने कल भी परसों भी डिस्कस किया था। तो सबसे लास्ट में देखेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर इसको कवर करेंगे, लेकिन लास्ट में देखेंगे। अभी कुछ नई बातें करते हैं। उसके बाद एक आर्टिकल आता है जो सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन है, वो उसकी जो डेट रिलीज करी गई थी उसी डेट पर होगा, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी सारी चर्चा ये हो रही थी कि कहीं मेंस एग्जामिनेशन पोस्टपोन तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कल यहाँ पर सिविल सर्विसेज ने पूरी तरह से, जो हमारा यूपीएससी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जैसा सब कुछ शेड्यूल था उसी प्रकार से होगा। 7 जनवरी मतलब कल की डेट, उसके बाद 9, 15, 16, ये जितनी भी यहाँ पर अब तारीखें हैं, जितने भी दिन को आपका मेंस का एग्जामिनेशन शेड्यूल था उसी के बेसिस पर मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है। ये क्लियर यहाँ पर किया गया। उसके बाद इसी पेज पर आता है एक और आर्टिकल। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हुआ क्या है, चिलिका लेक के बारे में चर्चा की गई, और चिलिका लेक रिसेंटली भी काफ़ी चर्चा में था। मेरे ख्याल से जो पहले वाला संडे निकला है, इससे पहले वाले संडे में चिलिका लेक चर्चा में था और हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था। उसी को लेकर ये चर्चा की गई है। चिलिका लेक पर हम लोगों ने देखा 10.74 लाख बर्ड्स फ्लॉक देखने को मिले हैं, मतलब कि इतनी बर्ड्स का एक झुंड यहाँ पर देखने को मिला है, और इनकी गिनती करने के लिए लगभग 106 लोगों को डिप्लॉय किया गया था इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, चिलिका लेक के पास। मैं आपको पहले मैप में दिखाता हूँ चिलिका लेक कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर आपको ये ओडिशा नज़र आएगा, इसको ओडिशा कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चिलिका लेक नज़र आएगी। ठीक है, इसी लेक की यहाँ पर चर्चा हो रही है। इधर आपको बे ऑफ बंगाल भी नज़र आ रहा होगा। अब बात करते हैं आगे की। तो आर्टिकल में बताया गया है जो चिलिका लेक है वो एक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, मतलब कि यहाँ पर आपको खारा पानी देखने को मिलेगा विंटर्स के टाइम पर, मतलब सर्दियों के समय पे जो बहुत सारी बर्ड्स हैं वो इधर माइग्रेट करती हैं, और बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर हर साल विजिट करती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ईयर के अंदर, हर साल विजिट करती हैं। और वाटर बर्ड स्टेटस जो सर्वे 2022 वाला है, इसको कंडक्ट किया गया, और इन्होंने बताया कि चिलिका लेक पर लगभग 10,74,173 वाटर बर्ड्स को यहाँ पर देखा जाए। इसमें अलग अलग प्रजातियाँ हैं, लगभग 107 स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी अलग अलग इंडिविजुअल स्पीशीज़ हैं। और आप कह सकते हो ये जो नंबर है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा होगा इतनी बर्ड्स यहाँ पर देखी गई हैं, लेकिन ये नंबर पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 12 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर बर्ड्स देखने को मिली थी, लेकिन अब की बार ये नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, ये भी यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो सेंसस है इसको कैसे चलाया गया है, सेंसस को कंडक्ट किया गया है ओडिशा स्टेट की मदद से। ठीक है, इसको जॉइंटली लेकर चला गया ओडिशा स्टेट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारे लोगों को रखा गया था, लगभग 106 लोगों को, 106 पर्सनल्स को यहाँ पर रखा गया था जो कि यहाँ पर काउंटिंग कर रहे थे। उनको डिप्लॉय किया गया था ताकि वो हमारे पास प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन को बताएं, और उन्होंने यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि हाँ इतनी सारी बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिली है, इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे नंबर्स बताए गए हैं कि इतने नंबर ये, इतने नंबर ये, तो ये नंबरिंग के ऊपर आपको नहीं जाना है। ठीक है, फिलहाल जो ओवरऑल एक बड़ा नंबर है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, उसी को आप डिवाइड करके बताया गया है, तो आप लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर मत जाना। फिलहाल यहाँ पे बोला गया चिलिका लेक की अगर हम बात करें तो चिलिका लेक पर हर साल बहुत सारी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, हज़ारों बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। कहाँ से, कैस्पियन सी से, लेक बाइकाल, अरल सी, ठीक है, रशिया, मंगोलिया, सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया, तो ये सारे एरियाज है जहाँ से ये बर्ड्स माइग्रेट करती हैं और एग्जैक्टली आपको चिलिका लेक पर देखने को मिलती हैं। ये चिलिका लेक का एक नज़ारा आप लोग ले सकते हो, बट अभी यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन कवर करनी बाकी है जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें माइग्रेटरी स्पीशीज़ की, तो माइग्रेटरी स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? देखो, हर साल विंटर में, सर्दियों के समय में यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये समय अभी चल रहा है, तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये अराइव करती हैं चिलिका लेक पर। माइग्रेटरी मतलब दूर देशों से यहाँ पर वो जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर चिलिका लेक पर आती हैं और यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी लंबे समय तक रुकती हैं, तो इसी वजह से ये चर्चा में रहती हैं। और ये बर्ड्स कहाँ से आती हैं? तो साइबेरिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, हिमालयन रीजन, सेंट्रल यूरोप के अंदर से यहाँ पर ये बर्ड्स उड़ती हुई आती हैं चिलिका लेक पर। अब चिलिका
चिलिका लेक के बारे में आपको पता चली गया है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ देखा यह है कि ओडिशा में चिलिका लेक स्थित है। इसके बाद आपको और कुछ नई जानकारी मालूम चिलिका लेक के बारे में। तो इसके बारे में और भी जानकारी आपको लेनी चाहिए, जैसे कि जो चिलिका लेक है वो एशिया का एक लार्जेस्ट लेक, एक लार्जेस्ट झील देखने को मिलेगी और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट लगून की कैटेगरी के अंदर आता है। 1981 में चिलिका लेक को डेजिग्नेशन दिया गया था फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि रामसर कन्वेंशन के अंदर इसको एक रामसर साइट को डिक्लेयर किया गया चिलिका लेक में। ठीक है, तो चिलिका लेक को एक रामसर साइट बनाया गया है 1981 में, ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके बाद जो मेजर अट्रैक्शन है चिलिका लेक पर वो एरावडी डॉल्फिन्स है, तो एरावडी डॉल्फिन्स भी यहाँ पर देखी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एरिया और देखने को मिलेगा, इसी चिलिका लेक में आपको एक छोटा सा आइलैंड और देखने को मिलेगा, लार्ज नालाबना आइलैंड यहाँ पर इसको बोला जाता है। लगभग ये 16 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है इसी पर्टिकुलर लगून एरिया के अंदर, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। देन उसके बाद यहाँ पर चिलिका लेक के पास आपको जो है कालीजाई टेम्पल भी देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ है इंडिया के अंदर उसके बारे में चर्चा की गई है। अभी आपने चिलिका लेक के बारे में जाना, कहाँ पर स्थित है आपने देख लिया, कौन कौन सी बर्ड्स आती हैं, कहाँ कहाँ से आती हैं, आप लोगों ने ये भी जाना। नाउ यहाँ पर अब बात करी गई है कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ है इंडिया के अंदर वो आपको देखने को मिलेंगी कौन कौन सी हैं, जैसे अमर फल्कन, बार हेडेड गीज, ब्लैक नेट क्रेन, मैरीन टर्टल, डुगोंग, हम्पबैक व्हेल्स। तो ये सारी आप देख पाओगे बर्ड्स जो हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बर्ड्स जो कि यहाँ पर आती हैं, माइग्रेशन करती हैं इंडिया के अंदर, देखने को मिलती हैं थोड़े समय के लिए। देखो ये टेम्परेरी बेसिस पर होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रुक जाती हैं, थोड़े समय के लिए रहती हैं, फिर उसके बाद ये वापस से माइग्रेट कर जाती हैं यहाँ से भी, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो छोटा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हो, बाकी यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस चिलिका लेक के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। ना उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो ये पैंडेमिक है, पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो भी रही हैं, और अभी क्या है हम लोग रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं ऑन 26 ऑफ जनवरी, तो उसकी वजह से भी जो हमने काफ़ी कुछ इवेंट्स मतलब प्लान कर रखे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को इनवाइट कर रखा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो उसके ऊपर सारा पानी फिर जाए, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी। हम लोगों ने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को इन्वाइट किया है, इनके प्रेसिडेंट्स को इन्वाइट किया है, ये हमारे 26 जनवरी के सेलिब्रेशंस पर आएँ। ठीक है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या बताया गया। तो आज के टाइम पर कोविड-19 पेंडेमिक एक क्वेश्चन मार्क बनकर बन चुका है कि क्या ये विजिट हो पाएगी, क्या ये जो हमारा 26 जनवरी का सेलिब्रेशन है इस पर जो दूसरे नेशंस को हम लोगों ने बुलाया है वो नेशंस आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ओमिक्रॉन है इसकी काफ़ी चर्चा हो चुकी है, जो वेरिएंट है काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है, जो ट्रैवल्स हैं इनके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रीज़ बैन भी लगा रही हैं आज के टाइम पर। उसके बाद यहाँ पर अभी एक और इवेंट होने वाला है, आपको ये भी मालूम होगा, गुजरात समिट होने वाला है 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में, और इस समिट के अंदर भी हम लोगों ने और भी मिनिस्टर्स को बुलाया है, रशियन प्राइम मिनिस्टर माइकेल मिशुस्तिन, उसके बाद यहाँ पर इसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, रशियन और भी गवर्नर हैं रशिया के, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल को भी बुलाया गया है। तो ये सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट के अंदर, लेकिन अभी देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि अभी भी दिन है, आज सिर्फ और सिर्फ 6 जनवरी है, अभी यहाँ पर ये 10 से 12 जनवरी के बीच में ये इवेंट होने वाला है। प्लस इसके अंदर हम लोगों ने और भी बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया। ठीक है, आप कह सकते हो कि हाई लेवल बिजनेसेस को आगे हमने प्रमोट करने के लिए, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि लगभग 27 कंट्रीज़ को हमने यहाँ पर इन्वाइट करने की कोशिश करी है कि आके पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और इसके अंदर कतर, उसके बाद इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। ये सब मुद्दा हुआ अलग, ये तो इवेंट है 10 से 12 जनवरी का, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि 26 जनवरी के सेलिब्रेशन पर भी हम लोगों ने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को बुला रखा है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कौन कौन से हैं, तो पहले मैं आपको मैप में वो भी दिखाता हूँ। जब आप ये मैप देखोगे तो इधर की साइड थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे, तो इंडिया के मैप से जब आप ऊपर जाओगे तो आपको इधर किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये सारा एरिया जो है ये हमारा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर आता है, ये हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स को हमने इन्वाइट किया था, लेकिन अभी देखेंगे आने वाले टाइम पर क्या ये आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो रही है डेली बेसिस पर, ये यहाँ पर बताया गया। इनफैक्ट यहाँ पर जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, ये पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद दिल्ली के अंदर अभी यहाँ पर वेडनेसडे पर 10,000 केसेस एक दिन के अंदर रजिस्टर करे गए हैं, जो कि बोला जा रहा है लगातार इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है, देखो कोविड-19 का मुद्दा तो अलग चल रहा है,
लेकिन कजाकिस्तान के अंदर भी अपने आप में क्राइसिस चल रहे हैं। आपको कजाकिस्तान के बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन कजाकिस्तान में भी बहुत बवाल चल रहा है। कहाँ पर है कजाकिस्तान? तो एक बार फिर से मैं आपको मैप दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो इंडिया से जब आप ऊपर जाओगे तो इधर मैंने आपको बताया किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ऊपर कजाकिस्तान। जितने भी स्थान वाले हैं ये सारी हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। ऊपर आप देख पाओगे, ये आपको कजाकिस्तान नजर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग देख पाओगे लैंड एरिया में भी एक काफ़ी बड़ा एरिया ये नज़र आ रहा होगा, है ना। तो यहीं पर ये एक तरीके से बवाल चल रहा है। तो आखिरकार बवाल क्या चल रहा है? तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग काफ़ी सारे प्रोटेस्ट यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बारे में भी चर्चा की गई है। अब ये क्राइसिस हुआ क्या है? क्राइसिस ये हुआ है कि यहाँ पर एलपीजी के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया। ये जो गैस के प्राइसेस होते हैं ये बढ़ा दिए गए। अब ये कितने से बढ़ाए गए हैं, क्यों इतना बवाल चल रहा है? तो 100% से इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि आप मान लो यहाँ पर दुगना कर दिया गया है प्राइसेस को। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो गए। लोगों की सैलरी जिनकी बहुत ज़्यादा कम है वो यहाँ पर परेशान हो चुके हैं, और उनका कहना यह है कि हम लोग क्या खाएंगे अगर ये प्राइसेस इसके बढ़ जाएंगे। तो लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चलता हुआ नजर आ रहा है। प्लस कजाकिस्तान के अंदर कोविड के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा 400 से ज़्यादा केसेस निकल कर आए एक पर्टिकुलर डे के अंदर। तो ये प्रॉब्लम्स भी कजाकिस्तान में क्रिएट हो रही है। तो आने वाले टाइम पर देख पाएंगे कि एग्जैक्टली जो हमने प्लानिंग करी है 26 जनवरी के लिए वो इंप्लीमेंट हो पाती है या नहीं हो पाती है। एग्जैक्टली इस आर्टिकल के अंदर ये चीज़ें मेंशन करी गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। उसका आगे रास्ते में एक और छोटा सा आर्टिकल दे रखा है कि इंडिया के अंदर अभी ओमिक्रॉन की वजह से पहली डेथ हुई है, और मतलब एक तरीके से कंसर्न वाली बात तो है ही। और राजस्थान के अंदर यहाँ पर ये डेथ हुई है, उन व्यक्ति की जो एज है वो 73 थी, ठीक है, ऐसा बताया गया। साथ ही साथ उनको और भी कोमोर्बिडिटी थी और भी बहुत सारी यहाँ पर डिजीजेस देखने को मिलती थी। फिलहाल यहाँ पर ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर द हिंदू ने ऊपर फ्रंट पेज पर जो हेडलाइन होती है उसके अंदर भी इसको पोस्ट किया हुआ है। तो इसी वजह से मैंने सोचा आपको बता दूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल आता है ये वाला। तो नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया। अब यहाँ पर जो ये बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया है लगभग 2 महीने के अंदर अंदर ये काम करके दिखाया। अब इससे क्या हो रहा है, इससे काफ़ी सारी कंट्रीज़ कंसर्न में आ चुकी हैं, ठीक है। ये नॉर्थ कोरिया ने काम किया है, लेकिन इससे यहाँ पर जो ये काम किया गया है इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं साउथ कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया पे कंसर्न में आ चुका है। साउथ कोरिया को काफ़ी चिंता हो रही है, जापान को काफ़ी चिंता हो रही है कि हाँ नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल्स पे मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे। यूएस भी यहाँ पर अपने कंसर्न्स दिखा रहा है। तो नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया है। पहला क्वेश्चन तो यह आता है इसी आर्टिकल से पहले लाइन के अंदर, बैलिस्टिक मिसाइल आखिरकार क्या होती है। तो साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग कोई भी इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन ना पाल पाओ। देखो बहुत आसान शब्दों में आपको बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताता हूँ। जब भी मिसाइल के बारे में आप पढ़ते हो तो 2 मिसाइल के बारे में चर्चा होती है, क्योंकि इंडिया से भी बहुत सारी मिसाइल की टेस्टिंग होती है, आपको मालूम होगा। तो हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल दोनों की टेस्टिंग करते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है और उसके थ्रू आप समझ सकते हो। ये आप देख पा रहे होंगे बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ पर आपने इस बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा तो ये कैसे जाएगी, ये एनवायरमेंट से बाहर जाती है हमारे, ठीक है। एनवायरमेंट से बाहर जाने के बाद एनवायरमेंट में वापस से री एंटर करेगी और अपने आपके टारगेट को हिट करेगी, जो भी यहाँ पर टारगेट पर उस मिसाइल को छोड़ा गया है। तो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और क्रूज मिसाइल का जो पाथ होता है वो ऐसे होता है। बस खाली इतना सा डिफरेंस होता है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रूज मिसाइल हमारी एनवायरमेंट के अंदर ही अंदर रहती है और अपने टारगेट को हिट करती है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल हमारे एनवायरमेंट से बाहर जाती है और वापस से री एंटर करती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करी है अभी नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है। और यूएस यहाँ पर अपने कंसर्न दिखा रहा है, और यूएस के साथ साथ यहाँ पर कंसर्न दिखाए गए और भी कंट्रीज के थ्रू, जैसे कि साउथ कोरिया के थ्रू। साउथ कोरिया की मिलिट्री ने यहाँ पर एक तरीके से बोला ये जो टेस्टिंग है ये हुई, और इससे यहाँ पर क्या बोला गया, ये जो मिसाइल है ये कहाँ पर फ्लू करी गई है, एक तरीके से थोड़ा सा जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न एरिया आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ कोरिया से, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला है कि देखो अपने आप में एक कंसर्न वाली बात है कि लगातार नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल्स की बहुत सारी टेस्टिंग कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जापानीज़ का भी एक तरीके से कंसर्न देखने को मिला। जापानीज़ के डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पर ये बोलते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल एक मिसाइल को लॉन्च किया है, और ये एक तरीके से लगातार ऐसा काम कर रहे हैं। लगातार आप देख पाओगे पिछले 1 साल से मिसाइल्स को लॉन्च कर रहे हैं। यही स्टेटमेंट यहाँ दिया गया और यही स्टेटमेंट साउथ कोरिया के थ्रू दिया गया, ठीक है। तो इससे काफ़ी सारी कंसर्न्स आज के टाइम पर क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर चाइना इसके ऊपर शांत रहा, तो आपको ये देख पाओगे एग्जैक्टली ये मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कहाँ पर है, क्योंकि ये देखना मैप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो यहाँ पर अच्छा इसी मैप में देख लेते हैं, वर्ल्ड मैप में। इधर जब आप चलोगे तो इधर आपको इंडिया का मैप नज़र आएगा।
इधर से थोड़ा सा और जूम करोगे ऊपर आपको चाइना नज़र आएगा। ठीक है, मैप थोड़ा सा ब्लर है मुझे मालूम है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी हम लोग समझ सकते हैं आराम से। आपको यहाँ पर ये चाइना नज़र आ रहा होगा। चाइना से इधर चलोगे ताइवान नज़र आएगा। ताइवान से ऊपर देखो, ठीक है, ऊपर यहाँ पर देखोगे तो ये जो एरिया है थोड़ा सा आपको रेड कलर का नज़र आ रहा होगा। ये जो सर्किल मैंने बनाया है ये साउथ कोरिया है। इससे ऊपर जो ग्रीन कलर का सर्किल थोड़ा सा बन रहा है, मतलब सर्किल तो रेड कलर का है, अंदर एरिया ग्रीन कलर का है, वो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया वाला रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर साउथ कोरिया, यहीं से टेस्टिंग करी गई है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसकी लोकेशन भी समझ चुके हो, डिटेल में इसकी लोकेशन को देख लेना। तो यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल को टेस्ट किया, इससे साउथ कोरिया को कंसर्न है और जापान भी काफ़ी हद तक चिंतित है, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज़ कहीं ना कहीं आप देख पाओगे नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल बराबर में हैं। ठीक है, नेबरिंग कंट्री हैं, इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं। अब इसी पेज पर अगला आर्टिकल क्या है, तो अगले आर्टिकल में चर्चा की गई है म्यांमार के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफ फॉर सिविल वॉर, मतलब कि एक गृह युद्ध की पूरी सिचुएशन है म्यांमार के अंदर। हुआ क्या है, आपको सब कुछ मालूम है म्यांमार के अंदर क्या हुआ है। म्यांमार में एक मिलिट्री कू है, मिलिट्री ने तख्ता पलट किया है, वहाँ की सरकार को हटा दिया है, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो जो कैम्बोडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं प्राक सुकोन, जिनके पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, इन्होंने तो यहाँ पर यही मांग उठाई है कि म्यांमार के अंदर एक सीज फायर होना चाहिए और मुद्दा यहाँ पर ख़त्म करो और लोग को वापस से वहाँ पर डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए। क्योंकि हुआ क्या था आपको मालूम होगा, फरवरी के आसपास, पिछले साल की बात है 2021 में 1 फरवरी को वहाँ पर मिलिट्री कू आया, मिलिट्री ने तख्ता पलट किया और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको हटा दिया और लोगों के ऊपर आज के टाइम पर वही लोग राज कर रहे हैं। लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। लोगों का कहना यह है कि हम लोग को यहाँ पर हमें बिल्कुल भी मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें वापस से डेमोक्रेसी चाहिए। लेकिन इसी पूरे इंसिडेंट के अंदर हुआ क्या है, जो म्यांमार की मिलिट्री है इन्होंने लगभग 1400 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, मतलब 1400 से ज़्यादा लोगों को, अपने देश के लोगों को मार दिया है। ये डेटा भी यहाँ पर निकल कर आता है। तो इसी वजह से ये कंसर्न देखते हुए जो कैम्बोडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं ये विजिट पर भी जाने वाले हैं म्यांमार की, और सबसे पहली बात मुद्दा यही उठाएंगे कि म्यांमार के अंदर शांति को कैसे बनाया जा सकता है, नहीं तो यहाँ पर सिविल वॉर की पूरी तरह से सिचुएशन है, सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर सिविल वॉर के देखने को मिल जाएंगे। ये क्रिएट यहाँ पर किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है उसके बगल में ही आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। और इंडिया और मतलब आप कह सकते हो इंडिया के साथ जो दूसरी कंट्रीज़ है जैसे कि हांगकांग वगैरह है, इन्होंने यहाँ पर फ्लाइट्स को बैन किया है। हांगकांग ने यहाँ पर इंडिया से फ्लाइट को बैन किया और भी बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने यहाँ पर भारत से फ्लाइट को बैन किया है, उसको लेकर चर्चा की गई है ओमिक्रॉन को देखते हुए। तो इसके बारे में आर्टिकल में कोई एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, तो इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ ध्यान रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर बात करें तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, कजाकिस्तान के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स हैं वो उतर चुके हैं सड़कों पर, और कजाकिस्तान के अंदर लगभग 200 लोगों को कस्टडी में ले लिया गया है। कस्टडी में क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एलपीजी के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, और मैंने आपको बताया 100% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है, मतलब कि प्राइसेस जितने थे उसके दुगने हो गए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर आप देख पाओगे सिचुएशन कितनी ख़राब है कि लोग पूरी तरह से यहाँ पर कोशिश करेंगे कि सरकार को हटाया जाए, क्योंकि लोग सरकार से पक चुके हैं। क्योंकि जब से यहाँ पर आप देख पाओगे कजाकिस्तान बना है, ठीक है, तब से ही आप लोग देख पाओगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने रूल किया है। एक का नाम यहाँ पर ये आपको नजर आएगा, थोड़े अजीब से नाम है इस वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे, एक नूर सुल्तान है और दूसरा यहाँ पर कासिम जोमार्ट, आपको ये नाम देखने को मिलेगा। इन्हीं 2 लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से कजाकिस्तान को संभाला है, और आज के टाइम तक आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पर कजाकिस्तान को संभाल रहे हैं, मतलब 20-30 साल से, यहाँ पर 30 साल से लगभग आप कह सकते हो यही लोग रूल कर रहे हैं, और भी बहुत सारे साल हो चुके हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि इसी वजह से लोग काफ़ी परेशान है कि लोग बदल ही नहीं रहा यार। बंदे वहाँ पर 30-30 साल के हो चुके हैं जो पैदा होके, कि उनके सामने वही इंसान चल रहा है, वो यहाँ पर चीज़ें बदल ही नहीं रही हैं, और इसी वजह से यहाँ पर लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों ने यहाँ पर अभी ट्रैफिक वगैरह ब्लॉक किया, रोड्स को ब्लॉक किया। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर एक कंसर्न क्रिएट हुआ। कंसर्न क्या क्रिएट हुआ, इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि लोग देखो पहले से काफ़ी नाराज़ थे, और हुआ क्या, अभी ये जो एलपीजी के प्राइसेस है इसको इंक्रीज़ किया गया, तो इससे और ज़्यादा दिक्कत बढ़ चुकी है। और कजाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी ठंड काफ़ी पड़ रही है, जैसा आप लोग यहाँ पर पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे, जहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को ठंड एग्जैक्टली पड़ रही है। तो यहाँ पर ऑलवेज क्या होगा, ठंड में एलपीजी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर एलपीजी लोग, बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर, आएंगे पेज नंबर 12 पर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, एक लौता आर्टिकल है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पर बात करता है जो ऑटो रिटेल सेल है हमारी, वो यहाँ पर डाउन देखने को मिली है, 16% से गिरावट देखने को मिली है ऑटो रिटेल सेक्टर के अंदर। और ये डेटा कब का, ये है दिसंबर के मंथ का, मतलब कि पिछले साल, हाँ ऑब्वियसली पिछले साल का जो लास्ट महीना है, जो कि अभी यहाँ पर आप कह सकते हो इससे पिछला वाला महीना है, वहीं का ये डेटा निकल कर आया। और जो व्हीकल्स हैं, खासकर हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसके अंदर एक डिप देखने को मिला है लगभग 16% से।
ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास। और अब कितना कितना डिप हुआ है, कितने कौन कौन से व्हीकल्स कितने बिके हैं, ये आप लोग को इसके बारे में ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल ओवरऑल डेटा आप लोग ध्यान रख सकते हो कि हाँ 16% से ये डिप देखने को मिला। और इससे बोला गया कि अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब क्यों इतना शॉर्टेज देखने को मिला। इसके पीछे का एकमात्र रीज़न बताया ये गया है, सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, विद द सेमीकंडक्टर शॉर्टेज कंटिन्यू टू प्ले स्पॉइल स्पॉट। यहाँ पर क्या देखने को मिला, सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत हर जगह पर है। इनफैक्ट जो आप मोबाइल फ़ोन देख रहे हो उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर है, हर जगह पर सेमीकंडक्टर आपको देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में मैं लेक्चर ले चुका हूँ, परसों ही मैंने डिटेल में समझाया था। चाहो तो आप लोग डेली करंट अफेयर वाला वीडियो परसों वाला देखना, मैंने बहुत डिटेल में सेमीकंडक्टर्स के बारे में समझाया है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में कवर किया है काफ़ी बार, ठीक है। तो आज हम वो चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल आर्टिकल के अंदर चर्चा करने को बोला भी नहीं गया। आर्टिकल में यही बोला गया सेमीकंडक्टर की कमी पड़ी और हमें व्हीकल्स के अंदर सेमीकंडक्टर चाहिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पर व्हीकल्स के अंदर सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज पड़ा, तो उससे भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डिले हुआ। इससे जो बुकिंग्स वगैरह है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर आप कह सकते हो रेट हुई। तो अब कह सकते हो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है किसके ऊपर, इन ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। जो टू व्हीलर्स है वो भी काफ़ी बुरी तरह से हिट हुए हैं। और दूसरा बहुत बड़ा रीज़न ओमिक्रॉन वेरिएंट है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एग्जैक्टली दिसंबर के मंथ की। तो दिसंबर के मंथ में ही आप देख पाओगे ओमिक्रॉन की काफ़ी चर्चा हो रही थी, काफ़ी फैल चुका था। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो 3 व्हीलर्स होते हैं, 3 पहिए वाले जो व्हीकल्स हैं, इनकी इंक्रीमेंट देखने को मिली है, इनकी बिक्री ज़्यादा हुई है। ट्रैक्टर की सेल डिक्लाइन हुई है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो आपको कहीं पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फिलहाल डिटेल में इसके ऊपर ज़्यादा जाना नहीं है, सिर्फ मंथली वाइज ये चीज़ें बदलती रहती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल आए हुए हैं आज। तो एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो पहला एडिटोरियल तो बहुत शानदार सा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम ऑथर क्या एग्जैक्टली बताना चाह रहे हैं। चाइनीज़ चैलेंजेस, इंडिया के बारे में क्या बता रहे हैं, इंडिया को क्या स्टेप उठाना चाहिए, ठीक है। चाइना का कंसर्न काफ़ी बड़ा है। चाइना की वजह से जो इंडिया का एक तरीके से दबदबा है या फिर इंडिया की जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पावर है वो एशिया के अंदर कम हो रही है, वो यहाँ पर ऑथर मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में ऑथर ने बहुत कुछ मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, एनएलयूज़ के बारे में। जैसे आप लोग क्लैट की प्रिपरेशन करते हो ना, क्लैट की प्रिपरेशन देकर एनएलयू के अंदर एडमिशन लिया जाता है। तो उन एनएलयूज़ के अंदर हम लोग को चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। एनएलयूज़ के अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें आज के टाइम पर देखने को मिलेंगी। लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, आप देख पाओगे बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनएलयू के। तो क्या प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर हैं एनएलयूज़ के अंदर, एग्जैक्टली वो ऑथर ने मैंशन करी हैं। और क्या कैसे हम लोग यहाँ पर उस प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, उसका वे फॉरवर्ड भी ऑथर ने बताया है। तो इसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल जीएस पेपर 2 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऊपर वाला इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करें तो यहाँ पर ये आर्टिकल आपको छोड़ना है, आर्टिकल आपके काम का है नहीं। यहाँ पर नेपाल के बारे में चर्चा की गई है, नेपाली कांग्रेस के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल में भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी खास चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं। लेकिन यहाँ पे बोला गया जो वॉर है, जो एक तरीके से युद्ध है या वॉर और पीस है, इनकी मेमोरीज़ को लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। सचिन पायलट जी ने यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा है। सचिन पायलट कौन है तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर एक एमएलए के एक तरीके से कांग्रेस एमएलए ये देखने को मिलेंगे। और इन्होंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ये दी है कि इनके जो फादर थे यहाँ पर, उनको एक तरीके से एज एग्जाम्पल लिया गया है। बांग्लादेश का जो इंडिया का जो ये एक तरीके से पूरा का पूरा एक कॉपरेशन था 1971 का, जो ये वॉर हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इसमें भारत ने कैसे सपोर्ट किया, इनके फादर का क्या रोल था, इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो हम लोग ध्यान रखें कि यहाँ पर जो ये वॉर है इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम किया है। तो उनको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा यहाँ पर ये ऑथर बोलते हैं। तो इसको भी एक बार देख लेंगे हम लोग एग्जैक्टली क्या बोला गया है। फिलहाल तो ये 2 आर्टिकल टॉप के हैं। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आपको ओवरव्यू दे दूंगा। ये आपको बली बाई ऐप के बारे में बताता है। अभी आपने देखा रिसेंटली एक ऐप के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, जहाँ पर जो मुस्लिम वेमेन हैं उनकी ऑक्शन हुई है, उनकी नीलामी हुई है। तो देखेंगे यहाँ पर इस आर्टिकल में एग्जैक्टली क्या बोला गया। देखो हुआ क्या कि मुंबई पुलिस काफ़ी अच्छे से स्टेप उठा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस आज के टाइम पर प्रॉपरली स्टेप्स को नहीं उठा पा रही है। तो मुंबई पुलिस की तरह काम करना पड़ेगा, वो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। तो चलो हम लोग पहले इसी आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर ऑथर कौन है, जीएस वाजपेयी जी ऑथर हैं। और एक तरीके से ये कौन है, वाइस चांसलर हैं। और राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के यहाँ पर वाइस चांसलर देखने को मिलेंगे। और इन्होंने बोला है इनके जितने भी व्यूज़ हैं वो सब यहाँ पर पर्सनल हैं।
ठीक है। अब इन्होंने ये मुद्दा उठाया क्यों? देखो, मुद्दा ये उठाया कि रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन साहब के थ्रू काफ़ी सारे कमेंट्स करे गए लीगल एजुकेशन को लेकर, लीगल एजुकेशन के प्रति काफ़ी हद तक चिंता जताई गई। और इससे पहले भी हमारे एनवी रमन साहब ने बहुत सारे और भी कमेंट्स करे थे। देखो, मैं इसको पिक्चर को इसी प्रकार से रखूँगा, ठीक है, कि ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर दिखाई ना पड़े, कोई इशू वीडियोज़ के अंदर क्रिएट ना हो, इसी वजह से मुझे यहाँ पर पिक्चर को ऐसा रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली भी एक कमेंट किया है और उन्होंने बोला कि अगर हम लॉ के पीपल की बात करें, लॉ के बच्चों के बारे में बात करें, लॉ ग्रेजुएट्स के बारे में बात करें, तो आज के टाइम पर ये इल इक्विप्ड हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि इनके पास प्रॉपरली स्किल्स नहीं है, ये अपने प्रोफेशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लीगल एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आज के टाइम पर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, ऐसा यहाँ पर हमारे ऑथर के थ्रू ही बोला गया। तो इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर मुद्दा इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे एनवी रमन साहब के साथ थ्रू ये स्टेटमेंट दिए गए। लास्ट में हालांकि ये भी बोलते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस के कमेंट है उसके बेसिस पर मैंने आर्टिकल नहीं लिखा, मैंने आर्टिकल ये लिखा क्योंकि एग्जैक्टली एनएलयू के अंदर एक सुधार की ज़रूरत है। पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं एनएलयू एग्जैक्टली क्या है। तो यार, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, इनको नेशनल लॉ स्कूल भी बोला जाता है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर। और ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप देख पाओगे अलग अलग हैं। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, अलग अलग हैं। लगभग मुझे नहीं पता है कितना एग्जैक्टली नंबर, लगभग 23 या 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ आज के टाइम पर, एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं पता है। ठीक है, अगर आप करेक्ट हो तो नीचे आप लोग बता देना कि एग्जैक्टली यहाँ पर कितने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर। देन उसके बाद क्या होता है, जब भी आप लोग को एनएलयूज़ के अंदर एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए आपको क्लैट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में आपको मालूम होगा, ये भी काफ़ी हद तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यहाँ पर। ठीक है, जो एक्सेप्टेंस रेट है यहाँ पर भी काफ़ी कम होता है। अगर हम बात करें, रिसेंटली हमने रिपोर्ट्स कवर करी थी, 2 to 3% का यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेट होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो बहुत सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं वो भी क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर कि एनएलयूज़ के बारे में आपको समझ में आया। नेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स आते हैं जब हम लोग बात करते हैं लॉ की कैटेगरी में, जहाँ पर लॉ की पढ़ाई करवाई जाती है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर यहाँ पर एक सुधार की ज़रूरत है, ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं। तो आगे भी इसी को लेकर चर्चा की गई, मैं डायरेक्टली टॉपिक पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर चर्चा ये की गई कि आज के टाइम पर जो ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंदर काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। पहला प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, पहली प्रॉब्लम यह है कि जो ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पेडागोजी को इम्पार्ट कर रहे हैं। मतलब कि पेडागोजी जिसको हम लोग शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर शिक्षा को दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मेन फोकस है एजुकेशन के ऊपर वो इस प्रकार से रखा जा रहा है कि बच्चा पढ़ाई करे और उसके बाद प्लेसमेंट ले कॉर्पोरेट्स के अंदर, कॉर्पोरेट फर्म्स के अंदर। ठीक है, हालांकि यहाँ पर और चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए था, चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिलाइज करना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं आज के टाइम पर, इनको एस्टेब्लिश किया गया है, इनको फाउंड किया गया है, लेकिन होता क्या है, इनको थोड़ा बहुत जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। देखो, फंड तो ऑब्वियस ही बात है हमारी केंद्र सरकार की तरफ से भी आता है, लेकिन कुछ पार्शली जो फंड है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की साइड से भी आता है। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाती है, जब होता क्या है, एनएलयू को स्टेट गवर्नमेंट से फंड नहीं मिल पाता है। फंड के क्राइसिस भी काफ़ी सारे क्रिएट होते हैं एनएलयूज़ के पास। अब वो क्रिएट क्यों होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो यहाँ पर इन्होंने बोला एनएलयूज़ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। देखो, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मतलब ज़्यादातर मेजर चीज़ें कवर ही हो जा रही हैं, इसकी टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर इन्होंने पहली दिक्कत बताई है रिसर्च ड्राइवन एकेडमिक्स को लेकर। इसका मतलब क्या है कि आज के टाइम पर एक आपको डिसकनेक्ट देखने को मिलता है सोशल रियलिटी और लीगल एजुकेशन के बीच में। तो ये गैप को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, गैप को पूरा करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, जो ये लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंदर आप सोशल इशूज़ को लेकर काम करो। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करा है, बच्चे को एक तरीके से एजुकेशन दी, और एजुकेशन भी इस बेसिस पर दी जा रही है कि हमें उसको एक जॉब मिल जाए और आगे काम हो जाए। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर उस बच्चे ने सारी चीज़ें प्रैक्टिलाइज नहीं करी। ठीक है, अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया है। और ये काम हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कर सकते हैं कि उसको बच्चे को प्रैक्टिलाइज यहाँ पर एक तरीके से उसको उसके साथ जो भी उसको पढ़ाया है कि वो अपने लाइफ में उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करे। तो ये काम किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है वो भी आगे यहाँ पर ऑथर ने इसको मेंशन किया है। फिलहाल यहाँ पे बोला गया कि हम लोग को एक बहुत खास और सख्त ज़रूरत है कि हम लोग अपने रिसर्च के ऊपर फोकस रखें, रिसर्च ड्रिवन एकेडमिक्स के ऊपर फोकस रखें। तो रिसर्च को आपको प्रमोट करना ही पड़ेगा। ठीक है, रिसर्च नहीं होगी तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि आगे चीज़ें पॉसिबल ज़्यादा हो नहीं पाएंगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि देख पाओगे होता क्या है, हम लोग को रिक्वायरमेंट है हम रिजिड फ्रेमवर्क से निकलें। कुछ हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि बिल्कुल सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उससे हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है,
ये यहाँ पर बताया गया क्योंकि आज के टाइम पर कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए गए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, यूजीसी के थ्रू, जहाँ पर क्या होता है कुछ फैकल्टी मेंबर होते हैं, कुछ घंटों के लेक्चर लेते हैं, जैसा सभी के अंदर चलता है वैसा काम होके निकल जाता है, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पर पहली बात तो हम लोग को ज़रूरत है एक सेपरेट फैकल्टीज़ की जो कि यहाँ पर टीचिंग और रिसर्च के ऊपर काम कर सके। ठीक है, टीचिंग और रिसर्च के लिए हम लोग को एक अलग से फैकल्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी हम लोग रिसर्च को प्रमोट कर पाएंगे। प्लस एनालियूज़ को आगे और एडवांटेजेस के लिए यहाँ पर आपको स्कीम्स को लाना पड़ेगा। ठीक है, और भी चीज़ें आप लोग लेकर आ सकते हो एनालियूज़ के लिए। अगर आप लोग एज अ टीचिंग इंस्टीट्यूशन देखोगे जैसे सभी जगह पर काम चल रहा है तो वैसे यहाँ पर एनालियूज़ सर्वाइव लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, ऐसा बताया गया। अब उसके बाद कुछ इंटरनल इश्यूज़ भी हैं। इंटरनल इश्यूज़ क्या है, मैं यहाँ पे उसको समझाता हूँ। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो आज के टाइम पर ये बहुत बड़ा कंपटीशन फेस कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, क्योंकि आप ये भी देख पाओगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आज के टाइम पर बहुत सारी क्वालिटी फैकल्टीज़ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारे एनएलयूज़ के अंदर से भी जो फैकल्टीज़ है वो आज के टाइम पर हट के दूसरी जगह पर जा रही हैं, भी आप लोगों ने देखा है। ठीक है, ये चीज़ें भी हम लोग को नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो ये फैकल्टीज़ हैं इनके साथ प्रॉपरली यहाँ पर जो इनका पे स्केल है वो रिजिड है, उसको यहाँ पर आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फैकल्टीज़ के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जब भी आप लोग किसी फैकल्टी को हायर कर रहे हो उसके पास यहाँ पर फॉरेन डिग्री है, ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर वो एक सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप उसको किस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है, आपने पहले जो ट्रेनिंग दी है ट्रेडिशनल वे में ट्रेनिंग दे रहे थे, वो चीज़ें सही नहीं है। आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग का मेथड भी यहाँ पर लेवल अप करना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ें नजर आएंगी। उसके बाद यहाँ पर सेम रिजल्ट आप देख पाओगे, यही चीज़ें मांग की जाती है स्टूडेंट्स के थ्रू कि हाँ हम लोग को एक बेटर फैकल्टी चाहिए, हम लोग को एक अलग से यहाँ पर एक तरीके से जो शिक्षा है वो दी जाए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मांग की जाती है स्टूडेंट्स के थ्रू, और इसी वजह से यहाँ पर एनालिस्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी रिसेंटली देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अब क्या होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या सुधार होने चाहिए, मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली आप एनालिस्ट के अंदर ये फोकस रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। वो रीज़न क्या क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर देखो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत यह है कि आपका कोई भी यहाँ पर बच्चा है स्कूल का या यूनिवर्सिटी का, उसको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको एक तरीके से आपको एक सोल्यूशन लेकर आना है, लेकिन वो चीज़ें भी आज के टाइम पर कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर लीडरशिप के अंदर आप असक्षमता देख सकते हो। यहाँ पर लीडरशिप इतनी प्रॉपरली है नहीं जो कि यहाँ पर बच्चों के नीड्स के ऊपर फोकस कर रही है। ठीक है, फैकल्टी के ऊपर, या फिर हमें कितना स्टाफ की ज़रूरत है, या फिर आप कह सकते हो ये जो फैकल्टी स्टाफ स्टूडेंट्स हो गया इनके ऊपर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपरली लीडरशिप नहीं, अगर एक प्रॉपरली लीडरशिप होगी, एक लीडर होगा तो वो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलेगा, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ नहीं रही है। उसके बाद जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहाँ पर अनएड्रेस हैं, जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट होती हैं उनको सॉल्व नहीं किया जा पा रहा है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आप देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर लिखी भी गई है तो उसको सॉल्व करते हुए बहुत सारा टाइम लग जाता है, डिले काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर क्रिएट हो रही हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जितने भी इशू हैं उसको आपको बहुत तेज़ी से सॉल्व करना पड़ेगा, और एक अच्छे से टाइम में, एक अच्छे से टाइम बाउंड मैनर के अंदर सच सच बिना किसी देरी के आपको वो जो दिक्कत है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला, ये जो प्रॉब्लम है जितनी भी आज के टाइम पर आप एनालियूज़ के अंदर प्रॉब्लम देख रहे हो, जो कि मैंने अभी आपको सारी प्रॉब्लम्स बताई, ये जो प्रॉब्लम है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये दुगनी हो जाएंगी। कब? जब स्टेट क्या करेगा, अपने फंड को विड्रॉ कर लेगा। मतलब कि स्टेट यहाँ पर अगर फंडिंग नहीं देगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ को तो इससे और प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर ये भी बोला गया कि देखो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जो पेडागोजी है इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो टीचर है, ठीक है, जो एक तरीके से फैकल्टी है, उसकी यहाँ पर टीचिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी यहाँ पर फोकस करना चाहिए, और आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ पर थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रैक्टिकलाइज यहाँ पर चीज़ों को किया नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे ने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करवाओ लाइफ के अंदर, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, अब इसमें हो क्या सकता है, जो जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, इनको यहाँ पर लाना चाहिए, ये कंट्रीब्यूट करें क्लासरूम्स के अंदर, ये यहाँ पर बच्चे को सिखाएं, बच्चों को पेड इंटर्नशिप ऑफर करें, जिससे कि जो बच्चे ने सीखा है अपने लाइफ में, ठीक है, जो यहाँ पर लीगल एजुकेशन पढ़ी है, लॉ के बारे में पढ़ा है, उसको वो इम्प्लीमेंट करे, उसको यूज़ करना सीखे। ठीक है, अपने कॉलेज के टाइम पर यूज़ करना सीखे। इनफैक्ट यहाँ पर एक पेड इंटर्नशिप रहेगी तो वो उस अपनी नॉलेज को यूज़ करेगा और उसके बदले में उसको थोड़ा पैसा भी मिलेगा। तो ये काम कर सकते हैं। तो जजेस और एडवोकेट्स को यहाँ पर लेकर आया जा सकता है, वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन क्लासरूम्स में बच्चों को बाय गिविंग पेड पार्टनरशिप्स। उसके बाद फाइनली यहाँ पर चर्चा की गई कि आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जो एजुकेशन का पर्पस है, यहाँ पर खासकर हम ग्रेजुएट लेवल पर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ थ्योरी के ऊपर नहीं होता है, आपको यहाँ पर चीज़ों को अलग तरीके से देखना पड़ेगा, प्रैक्टिलाइज भी यहाँ पर चीज़ों को करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीज़ें भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी।
जो यहाँ पर एजुकेशन का ग्रेजुएशन लेवल पर मेन फोकस होता है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस ओरिएंटेड होना चाहिए। जो आपने सीखा है उसको आप लोग प्रैक्टिकली आगे इंप्लीमेंट करो। ठीक है, ये यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि आप लोग ये भी देख पाओगे, जब वो बच्चा यहाँ पर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेगा तो उससे भी बहुत कुछ सीखेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल आपको देखने को मिलेगा, तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिसर्च के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट लेवल के अंदर हम लोग को रिसर्च के ऊपर थोड़ा सा जोर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सारी चीज़ें तब हो जाएंगी, यहाँ पर सारी चीज़ें तब क्रिएट हो पाएंगी जब आप लोगों के पास एक क्वालिटी फैकल्टी होगी। तो क्वालिटी फैकल्टी को भी लगा आना पड़ेगा जो कि यहाँ पर इन चीज़ों के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके, एकेडमिक कोर्सेज को एक मीनिंगफुल कोर्स बना सके और यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स के अंदर चीज़ों को प्रॉपरली चला सके। तो उसके बाद यहाँ पर ये बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ज़रूरत है आपको एक फ्यूचर के लिए एक नया प्लान लेकर चलना है और जितने भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर बोलते हैं जितनी भी मैंने ऊपर चीज़ें समझाई हैं इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। देयर इज़ नीड टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर लीगल एजुकेशन इन इंडिया। मतलब कि जो आज के टाइम पर लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर एनएलयूज़ के अंदर आप देख पाओगे जो पढ़ाई हो रही है, इसके अंदर ज़रूरत है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो जो कि यहाँ पर इन चीज़ों को रेगुलेट करे, इन चीज़ों को देखे, जहाँ पर कमियाँ हैं वहाँ पर उन कमियों को सॉल्व किया जा सके। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इसको कोलैबोरेट करना चाहिए अलग अलग वे में। ठीक है, कोलैबोरेट करें और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिलाइज करें, यहाँ पर लोगों को एक तरीके से जो सिखाई गई हैं वो यहाँ पर आगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाएँ, इसको आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद यहाँ पर और क्या बोलते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर देखने के बाद लास्ट में ये बोलते हैं, देखो बहुत सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ आज के टाइम पर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज के टाइम पर इसको इंप्लीमेंट नहीं करें, तो उनको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो भी पॉइंट्स ऊपर उठाए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ये आर्टिकल सीजीआई के कमेंट को लेकर नहीं लिखा गया है, यहाँ पर एग्जैक्टली ज़रूरत है। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा एडिटोरियल क्लियर हो चुका है। लाइन टू लाइन मैंने आपको सारी चीज़ें एग्जैक्टली बता दी हैं जो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है चाइनीज़ चैलेंज अनकवर्स इंडियाज़ फ्रैजिलिटीज़ को लेकर। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार यहाँ पर ये आर्टिकल किसके थ्रू लिखा गया है, सुशांत सिंह के थ्रू लिखा गया है और ये कौन है। तो बेसिकली आज के टाइम पर एक सीनियर फेलो हैं एट द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। अब इन्होंने क्या क्या लिखा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली आर्टिकल की शुरुआत होती है यहाँ से, चाइनाज़ डिप्लोमेटिक मूव्स के लेकर। हुआ क्या यहाँ पर हमने देखा लगभग 20 महीने बाद जो ये बॉर्डर क्राइसिस है वो यहाँ पर आप कह सकते हो, पहली बात तो 20 महीने पहले बॉर्डर क्राइसिस शुरू हो चुका था। साल 2020 के अंदर आप लोगों ने देखा इंडिया और चाइना के बीच में, खासकर जो गलवान वैली है उसमें काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हुआ। लद्दाख वाले रीजन के अंदर बॉर्डर क्राइसिस लगातार देखने को मिले, चाइना हमारी टेरिटरी के अंदर घुसकर आया, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं जो कि आप लोगों को पता है। ठीक है, चाइनाज़ ने यहाँ पर क्या करा, चाइना ने एक तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर एक और प्रॉब्लम उठा दी है। प्रॉब्लम क्या उठा दी, हमने रिसेंटली कवर किया था, बीजिंग ने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों को रीनेम किया है। ठीक है, 15 जगहों को रीनेम किया है, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश की जो 15 जगह हैं उनका नाम बदल दिया। और ये काम इन्होंने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी 2017 के अंदर लगभग 6 जगहों के नाम और भी बदले थे। अब इन्होंने नाम तो बदले अपने हिसाब से, ठीक है, अब यहाँ पर नाम बदले और इससे क्या है, चाइना ये दिखाना चाहता है कि जितने भी यहाँ पर हमने नाम बदले हैं ये अपने हिस्टोरिकल, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पर बदले हैं कि यहाँ पर ये एरिया अरुणाचल प्रदेश का ये चाइना का एरिया है। ठीक है, चाइना इसको शुरू से ही क्लेम करता है कि ये इंडिया का टेरिटरी नहीं है, ये चाइना की टेरिटरी है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि बाद में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट निकल कर आता है, जब यहाँ पे चाइना ये काम कर देता है, अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदल देता है, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये बोलते हैं देखो चाइना जो भी करता रहे, बीजिंग मतलब वही चाइना हो गया, चाइना यहाँ पर कुछ भी करता रहे चाइना, लेकिन फैक्ट को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। अरुणाचल प्रदेश इंडिया की टेरिटरी थे, इंडिया की टेरिटरी है और इंडिया की टेरिटरी ही रहेगा, तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इसके अंदर मेंशन किया। उसके बाद क्या बोलते हैं ये, उसके बाद यहाँ पर अब ये बोला जाता है कि आज के टाइम पर बात करें तो जो चाइना का टेरिटोरियल क्लेम है, ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज़ में कोई आज की नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। लगातार यहाँ पर बॉर्डर इश्यूज़ चाइना की तरफ से देखने को मिलते हैं। उसके बाद होता क्या है, 1 जनवरी को, जो कि अभी तारीख निकली है 1 जनवरी 2022 में, चाइना अपने नए लैंड बॉर्डर लॉ को एक तरीके से इंप्लीमेंट कर देता है। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से जो इनके आसपास का बॉर्डर है वहाँ पर ये क्या करने वाले हैं, विलेजेस को एस्टेब्लिश करने वाले हैं, अपनी जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उनको और ज़्यादा तरीके से तैनात करने वाले हैं। तो क्या है, चाइना का जो नया लैंड बॉर्डर है इसको इन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया 1 जनवरी 2022 से।
इन्होंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर ये लोग फोकस ये करेंगे जो चाइना के सिटीजन्स हैं उनकी प्रोडक्शन के ऊपर, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम कर सकते हैं, मतलब इनको भी कोई कब्जा सकता है, ये यहाँ पर इनका कहना है। ठीक है, इनकी वाली हरकतें कोई कर सकता है जैसे। अब यहाँ पर क्या बोला गया, ये स्टेप उठा रहे हैं अगेंस्ट इन्वेजन, एंक्रोचमेंट, इन्फिल्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया। ये इसलिए यहाँ पर ये नए लैंड बॉर्डर को लगा रहे हैं कि यहाँ पर ये अपनी चाइनीज़ टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकें, चाइनीज़ टेरिटरी को सेफ गार्ड कर सकें। इसी वजह से यहाँ पर ये बॉर्डर के आसपास अपनी पीपल लिबरेशन आर्मी को तैनात कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर विलेजेस को बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है, इस लॉ ने यहाँ पर सपोर्ट किया है कि बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, चाइना कंस्ट्रक्ट करने वाला है 628 साइकोंग बॉर्डर विलेजेस को लेकर। इतने गांव यहाँ पर बनाए जाएंगे चाइना के थ्रू, और एग्जैक्टली यहाँ पर ये गांव बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, कुछ सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास आई हैं जिसके बेसिस पर बताया गया जो अरुणाचल प्रदेश वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश और चाइना वाला जो बॉर्डर है, वहाँ पर बॉर्डर की साइड पर चाइना 2 गाँव को ऑलरेडी बसा चुका है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इससे देखो कंसर्न भी काफ़ी सारे देखने को मिल सकते हैं। कंसर्न यह है कि चाइना अपने सोल्जर्स को यहाँ पर दुबका भी सकता है ना, ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो सिचुएशन क्या है, इशू क्या है, वो आपको समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि देखो चाइना ही नहीं, चाइना की तरफ से तो ये स्टेटमेंट निकल कर आए और चाइना ने ये काम करा है, लेकिन उसके साथ साथ जो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, जो चाइनीज़ एम्बेसी है भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर चाइनीज़ जो एम्बेसी आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं। उन डिप्लोमेट्स ने यहाँ पर इंडिया के प्रति एक तरीके से एक मुद्दा उठाया इंडिया के अगेंस्ट में। तो वो मुद्दा क्या था मैं आपको समझाता हूँ। चाइनीज़ एम्बेसी यहाँ पर, इनका नाम क्या है, जाऊ यंगशोंग ने यहाँ पर क्या लिखा, एक एंग्री लेटर, एक गुस्से में भरपूर लेटर लिखा इंडियन मेंबर्स को, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारत के, उनको लेटर लिखा। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन है, वो 2 यहाँ पर व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर और रामदास अथवाले। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर ये लेटर लिखा गया। इन दोनों को लेटर क्यों लिखा आखिरकार, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति एक मीटिंग अटेंड करने गए थे तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के उसमें, मतलब कि तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल ने एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया और उस मीटिंग को ये दोनों व्यक्ति अटेंड करने गए। अब यहाँ पर क्या तिब्बत के अंदर ये मीटिंग हुई थी? नहीं, ये मैंने आपको बताया गवर्नमेंट इन एग्जाइल। गवर्नमेंट एग्जाइल कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर दलाई लामा जी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दलाई लामा जब आए थे इंडिया में तो वहाँ पर उनको एक तरीके से बोला गया था आप अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल को वहाँ पर फॉर्म कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला वाले एरिया के अंदर। तो वही आप कह सकते हो, वहाँ पर ये दोनों व्यक्ति गए। तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो चाइना की तरफ से जो भी डिप्लोमेट्स है उन्होंने एक कंसर्न दिखाया। और ये तो इनका देखो मानना यह है कि जो तिब्बत वाला रीजन है या फिर जो दलाई लामा है, ठीक है, वो एक तरीके से यहाँ पर इनका कंसर्न काफ़ी बड़ा है, इन्होंने यहाँ पर सेपरेटिस्ट का काम किया है, ऐसा इनका कहना है। तो दलाई लामा के बिल्कुल अगेंस्ट में रहता है चाइना, ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो तिब्बत को कब्जा रखा है चाइना ने, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। तिब्बत चाइना का कॉन्फ्लिक्ट कितना लंबा है और तिब्बत को पूरी तरह से आज के टाइम पर कब्जा रखा है चाइना ने, ये सब चीज़ें आपको मालूम है, वो सब अलग बातें हैं। ये क्लियर हुआ। अब ये देखो सारे रिस्पांस देखने को मिले, हमने देखा एग्जैक्टली क्या देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें हमने इशू वगैरह कवर कर लिया, क्या क्या आज के टाइम पर चाइना की तरफ से मूव उठाए गए हैं। चाइना की तरफ से बॉर्डर क्राइसिस हुआ, उसके बाद यहाँ पर चाइना ने क्या किया, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो बॉर्डर के पास विलेजेस है उसको कंस्ट्रक्ट किया, अरुणाचल प्रदेश के नाम बहुत सारी जो जगह हैं वहाँ के नाम बदले। ठीक है, चाइना की तरफ से जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाया ये बोला गया, चाइना की तरफ से क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। उसके बाद ये बोलते हैं हमारी तरफ से रिस्पॉन्स सबमिसिव है, मतलब कि पोलाइटनेस, मतलब हम लोग यहाँ पर बहुत हल्के में इन मामले को ले रहे हैं, मतलब बहुत पोलाइटनेस से यहाँ पर मामले को सॉल्व किया जा रहा है। अब ये पोलाइटनेस इतनी हम लोग क्यों दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बोला ये गया, देखो एग्जैक्टली मैं टू द पॉइंट पर बात करूंगा। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, इन्होंने यहाँ पर चाइना की तरफ कोई भी इतना ज़्यादा कठोर स्टेप नहीं लिया है। ठीक है, इतनी कठोरता दिखाई नहीं है, बहुत कोमलता से यहाँ पर मामला सुलझाया है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर कोई गड़बड़ी, मतलब इसको समझने के लिए अंदर कोई भी ऐसा देखने को मिलेगा, कोई यहाँ पर भारीपना नहीं है, इसको आप आराम से समझ सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। हमने कोविड के समय पर भी देखा, हमने इनफैक्ट कितने कुछ क्राइसिस क्रिएट हुए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट हुए, उसके बाद भी यहाँ पर इंडिया ने बहुत कुछ इंपोर्ट किया था चाइना से। ठीक है, तो ये कंसर्न्स आज के टाइम पर आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी आज के टाइम पर। तो अपने आप में ये भी एक कंसर्न है जिसकी वजह से हम लोग इतने कठोर स्टेप नहीं उठाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे बोला गया देयर आर नो एरोज लेफ्ट इन मिस्टर मोदी क्विवर, मतलब क्या होता है, जो हम लोग तीर कमान होता है ना, यहाँ पर जिसमें तीर रखते हैं, तो वहाँ पर उसके अंदर कोई भी हमारे पास एरो, कोई भी तीर बचा ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर इसी वजह से हम लोग इतना पोलाइटनेस, इतनी यहाँ पर कोमलता से यहाँ पर इस तरीके से पेश आते हैं चाइना के साथ में।
हालांकि यहाँ पर यहाँ हमारा तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी है, अगर हम लोग बात करें, हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर कभी शांत नहीं बैठते और शांत बैठे भी नहीं है। सबसे बेस्ट जो काम किया गया है दिल्ली के थ्रू या फिर इंडिया के थ्रू कि ये हमेशा से ही अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और चाइना का जो इंकर्शन है उसको हम लोग रोकने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर लॉस ऑफ टेरिटरी से हमेशा ही बचाया है, मतलब LAC पर हमने जो सिचुएशन है उसको हमेशा ही सही करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर इंडिया का एक थोड़ा सा स्मूथनेस देखने को मिलेगा टुवर्ड्स चाइना। ये आपको पता चल गया एग्जैक्टली क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम बात करें व्यापार के मामले में तो इंडिया की काफ़ी बड़ी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, और एकदम से हम लोग आत्मनिर्भर हो भी नहीं सकते हैं, एकदम से हम चीज़ों को बैन नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, एकदम से अगर चीज़ों को सब कुछ बैन कर देंगे तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, खासकर इंडिया के अंदर। ठीक है, अब ये बोला गया। उसका यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर हम लोग बात करें जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जितने भी डिस्प्यूट्स हुए थे उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए, देखो मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिस्प्यूट कब से स्टार्ट हुए, मई 2020 से। ठीक है, मई 2020 में डिस्प्यूट स्टार्ट हुए थे, फिर 2021 भी निकल चुका। तो 2020 में ये जो स्टार्ट हुए थे डिस्प्यूट्स, इससे पहले भारत और चाइना के रिलेशंस कहीं ना कहीं सही थे, तो उसी को रिस्टोर करने के लिए आज के टाइम पर भारत बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है, हम लोग इंटरनल बैलेंसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन देखो एक कंसर्न क्या है हमारे पास, कंसर्न ये है कि पाकिस्तान बॉर्डर्स और चाइना बॉर्डर ये दोनों ही सबसे बड़े कंसर्न हैं। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हमारे डिस्प्यूट्स क्रिएट रहता है और चाइना की तरफ से भी हमारे काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स रहते ही रहते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग एक्सटर्नल जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। मतलब कि आज के टाइम पर हमारी एक क्लोज पार्टनरशिप देखने को मिलेगी यूएस के साथ। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यूएस हमें सपोर्ट करता है, प्लस उसका जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप के अंदर भी आप देख पाओगे इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल है। क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वाड फिर भी एक नॉन मिलिट्री ग्रुप है, आपको ध्यान रखना है। नॉन मिलिट्री ग्रुप के तौर पर यह देखने को मिलेगा। ऑकस ग्रुप देखने को मिलेगा। ऑकस यहाँ पर एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट को साइन कर लिया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र तो आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि यूएस की साइड से हमें प्रॉपर इतना सपोर्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, अब जब प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा नहीं या मिल नहीं रहा है तो इसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि इंडिया को खुद ही डील करना पड़ेगा इन चाइनीज़ चैलेंजेस से। चाइना को खुद ही डील करना पड़ेगा, भारत को खुद यहाँ पर इन बॉर्डर लॉस को यहाँ पर निभाने पड़ेंगे। बॉर्डर लॉस को यहाँ पर एक तरीके से जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इनको यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा खुद ही यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि क्वाड ग्रुप एक तरीके से आप देख पाओगे, ये मैंने आपको बताया ना नॉन मिलिट्री ग्रुप है यहाँ पर, और एग्जैक्टली सब लोग बोल भी चुके हैं जो ये क्वाड है कोई चाइना को टैकल करने के लिए नहीं है। यहाँ पर क्वाड को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर लाया गया है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हम लोग सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एट द लास्ट अगर हम चीज़ों को देखें तो इंडिया को खुद ही यहाँ पर चीज़ों को डील करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या सोचा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं एक आशा रखी है मॉस्को के ऊपर, मतलब रशिया के ऊपर। ठीक है, तो रशिया के ऊपर अगर हम लोग देखें तो रशिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है चाइना और इंडिया के बीच में मीडिएटर के तौर पर। रशिया ने यहाँ पर ये भी बोला, एक तरीके से समिट भी करवाया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर रशिया चाहता है कि बिल्कुल ये जो इनका डिस्प्यूट है वो क्लियर हो जाए। रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग के बारे में चर्चा होती है, ये भी आपको इज ऑन द टेबल आज के टाइम पर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इंडिया चाहता यह है कि पहले कुछ स्टेप चाइना की तरफ से उठाए जाएं। ठीक है, चाइना पहले यहाँ पर इन बॉर्डर क्राइसिस को सॉल्व करने के ऊपर फोकस रखे। ठीक है, बॉर्डर क्राइसिस के ऊपर यहाँ पर इनको सोल्यूशन लेकर आया जाए। तो इंडिया की तरफ से भी यहाँ पर यही मेन मकसद है, देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ और चीज़ें आती हैं। कुछ और चीज़ों के अंदर यहाँ पर यह बोला गया, अगर आज के टाइम पर हम देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जी जिनपिंग के साथ, जो कि आज के टाइम पर चाइना का लीडर देखने को मिलेंगे जी जिनपिंग, तो इनके साथ काफ़ी सारी मीटिंग करी है। ठीक है, उसके बाद देखने को मिला काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो क्राइसिस है काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ मीटिंग होने के बाद भी आप कह सकते हो क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा ही रहे हैं, है ना। ये क्राइसिस कभी सॉल्व नहीं हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, आज के टाइम पर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर काफ़ी सारी इंटरनल सिचुएशन भी काफ़ी ख़राब है। ठीक है, इंटरनल सिचुएशन कैसी ख़राब है, अगर हम देखें नागालैंड से लेकर कश्मीर तक वाले एरिया में सभी जगह पर आप देख पाओगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर नज़र आया। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, चाइना बॉर्डर क्राइसिस भी आज के टाइम पर देखने को मिलेगा। और इससे हो क्या रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया ना कहीं अपनी जो पोजीशन है खासकर एशिया के अंदर, वो पोजीशन कहीं ना कहीं खो रहा है। ठीक है, इंडिया की जो एक तरीके से पावर है वो कहीं ना कहीं खो रहा है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपनी वीकनेस दिखा रहे हैं। ठीक है, इंडिया यहाँ पर चीज़ों को एक तरीके से चाइना से प्रॉपर्ली टैकल नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ें हम लोग दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डोमिनेंट इन्फ्लुएंस था साउथ एशिया के अंदर वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो, ये नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना की हरकतें ये देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया, देखो आज के टाइम पर चाइना एक तरीके से आपका नेबरहुड देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर
आज के टाइम पर क्या है, एक तरफ से हमसे यूएस भी आप देख पाओ, यूएस भी देख पाओ कहीं ना कहीं कंसर्न में। यूएस कंसर्न में किस लिए? क्योंकि यूएस बार बार एक देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया और यूएस दोनों अपने आप में एक रिलायबल पार्टनर हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन बात यह आती है कि हम लोग रशिया से भी काफ़ी हद तक अपने रिलेशंस को अच्छे रखते हैं। रशिया से हम लोगों ने यहाँ पर अपने डिफेंस सिस्टम को इंपोर्ट वगैरह कर रखा है, आपको मालूम होगा, S-400 वाला इशू भी आपको मालूम होगा। तो इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं यूएस अपने कंसर्न्स दिखाता है, ठीक है। यूएस यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंसर्न दिखाता है, और यूएस की तरफ से भी हमें प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे रशिया की तरफ से आप कह सकते हो रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं उसके कारण की वजह से। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एग्जैक्टली ऑथर लास्ट में क्या बोलते हैं, लास्ट में ऑथर वे फॉरवर्ड में एक सोल्यूशन क्या देते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर ऑथर ये देते हैं कि आपको करना क्या होगा। देखो, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने मोदी जी, तो यहाँ पर अब तब से अब तक लगभग आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर जब से बने हैं, ठीक है, तो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब से यहाँ पर ये लगभग 18 बार मीटिंग कर चुके हैं, 18 बार मिल चुके हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से, ठीक है, तो 18 बार मिल चुके हैं। लेकिन जब से बॉर्डर क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं, जब से यहाँ पर इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज स्टार्ट हुए हैं 2020 से, तब से अभी तक एक बार भी मीटिंग नहीं हुई है, ठीक है, एक बार भी कॉल नहीं हुई है। वही इनफॉर्मल समिट हुए हैं जो हुआ है, लेकिन कोई भी प्रॉपर मीटिंग नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, लास्ट में ऑथर यही मेंशन करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को स्टेप अप करना पड़ेगा और पर्सनली इस यार क्राइसिस को सॉल्व करना पड़ेगा और खुद यहाँ पर बातचीत करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी लंबे समय से बातचीत हुई भी नहीं है। तो आप बातचीत कर सकते हो, क्योंकि पहले आप बातचीत करते थे, 18 बार पहले बातचीत कर चुके हो, लेकिन जब से बॉर्डर क्राइसिस स्टार्ट हुए तब से अब तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। तो आप लोग आगे यहाँ पर कुछ बातचीत कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, पर्सनली आप लोग इन क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते हो, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो आपको ये देखने को मिलेगा ओपेड पेज पर, बात करता है मेमोरीज ऑफ वॉर एंड पीस को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऑथर हैं ये कौन है, सचिन पायलट, मैंने आपको बता दिया था इनके बारे में। एक तरीके से ये कांग्रेस एमएलए हैं। अब ये क्या लिखते हैं, ये यहाँ पर बोलते हैं, हमने अभी हाल ही में क्या किया है, 50वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की, ये भी आपको मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बेसिस पर अगर हम लोग बात करें, जो हमारी वेमेन प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी, इनका रोल सब भूल गए, ठीक है, इनको लेफ्ट आउट कर दिया। लेकिन इनका भी एक काफ़ी बड़ा रोल था, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो काफ़ी सारे लोग थे जिनका रोल काफ़ी बड़ा था, जिनको यहाँ पर भूल दिया जाता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा यहाँ पर ऑथर का मेंशन्ड है। और इन्होंने यहाँ पर बोला हम लोग को बिल्कुल भी सही बात है, ऐसा यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए। और इंडिया ने यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी मदद करी थी बांग्लादेश की, वो सब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपको मालूम होगा, वो सब आगे यहाँ पर ये बताने वाले हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर स्टार्ट होता है आर्टिकल। अब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, ठीक है, सचिन पायलट बोलते हैं, मैं जब बड़ा हुआ और मेरे क्या बड़ा होते होते मैं काफ़ी सारी स्टोरी सुनता रहा अपने फादर से। फादर का नाम है राजेश पायलट, ठीक है। तो इनसे यहाँ पर काफ़ी सारी कहानियाँ सुनते रहे और बताते रहे। इनके जो फादर हैं, ठीक है, इन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस बताए हैं। एक जो एक तरीके से फाइटर पायलट वॉर हुई थी उसके बेसिस पर सारे एक्सपीरियंस बताए, क्योंकि जो इनके फादर हैं, इनके फादर को पोस्ट किया गया था ईस्टर्न सेक्टर ऑफ जोरत, असम वाले एरिया के अंदर। और अक्टूबर के टाइम पर उसी साल में अगर हम बात करें, तो जो ये वॉर हुई थी, ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इससे लगभग 2 महीने पहले आप कह सकते हो इनके फादर को प्रमोट किया गया था एज अ स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि जो इनके फादर थे, साथ साथ इनके साथ साथ कलीग्स थे, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एक प्लेन को इन्होंने उड़ाया, ठीक है। इनके पास एक बॉम्बिंग मिशन आता है, तो इनके फादर बताते हैं इनको कि इनके फादर के पास एक बॉम्बिंग मिशन आता है, ठीक है, बॉम्बिंग करने का एक मिशन यहाँ पर इनको दिया जाता है। हैवीलैंड कैनेडा DHC-4 कैरिबिया करके यहाँ पर इनको ये एक तरीके से एक मॉडिफाइड प्लेन मिलता है, इसको उड़ाकर इन्होंने बॉम्बिंग मिशन करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बोलते हैं कि इनके पास प्रॉपरली एयरक्राफ्ट होते भी नहीं थे। जो ये एयरक्राफ्ट इनको मिला था वो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, जिसका इस्तेमाल करके बॉम्बिंग करनी थी इनके फादर को, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इन्होंने और भी स्टोरीज के अंदर सारी चीज़ें बताई। लगभग दिसंबर 8 की बात थी और क्या हुआ, 5 दिन रह गए थे वॉर के अंदर, ठीक है, वॉर से पहले की बात थी। इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से एक लीडिंग मिशन किया था। लगभग यहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री की अगर हम बात करें, पाकिस्तान मिलिट्री के थ्रू कुछ लोकेशंस को कंट्रोल किया जाता था, वहाँ पर इनके फादर ने बॉम्बिंग करी। 10 इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर बॉम्बिंग करी। उसके बाद यहाँ पर बॉम्बिंग करने के लिए देखो कुछ साइन होता है ना, कुछ साइन दिया जाता है कि हाँ भाई कुछ अलग से बातें बोली जाती है यहाँ बॉम्बिंग करने के लिए, तो वो था। तो यहाँ पर इनके फादर ने बोला कि इनका जो कॉल साइन था वो था 40 और रडार कॉल साइन था वॉज गुड वाइफ, ठीक है। तो रडार कॉल साइन गुड वाइफ था और बाकी यहाँ पर इनका जो कॉल साइन था वो 40 था। अगर इनको ये साइन मिलता है तो इसके बेसिस पर इनको एक अटैक करना था। हालांकि यहाँ पर इन्हें पता है कि पाकिस्तान देखो किसी तरीके से हो चुका था कि पाकिस्तान वाले जान चुके थे कि हाँ इनके ऊपर एक अटैक होने वाला है, इस अटैक के बारे में ये जान चुके थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं
उसके बाद यहाँ पर ये बताते हैं कि बिल्कुल ये सारी चीज़ें होती भी हैं, इम्प्लीमेंट भी होती हैं और इनके पास ये ऑर्डर भी आता है और ये सारे काम होते भी हैं। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर बताया कि हाँ इनके पास एक देखो पाओगे ऑर्डर आता है 40 आता है, ओरिजिनल गुड वाइफ करके ऑर्डर आता है और फिर उसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर ऑथर क्या मेंशन करते हैं, ऑथर यहाँ पर बताता है मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म के बारे में। मतलब कि यहाँ पर बोला गया, अगर इनके बारे में देखें तो यहाँ पर इन्होंने देखा इनके जो फादर हैं, इनके कलीग्स हैं, इनके बीच में काफ़ी बड़ा रिलेशन है और कितनी अच्छी बातें हुआ करती थी, इनको कभी भी ऑथर भूल नहीं सकते हैं, ये इनका कहना है। 1971 के वॉर के अंदर भी काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पर देखने को मिला और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो इनके फादर थे वो सेकेंड जनरेशन मिलिट्री मैन थे। ठीक है, इनके फादर चाहते थे यहाँ पर, सॉरी इनके फादर के जो फादर थे, ठीक है, वो एक हवलदार थे इंडियन आर्मी के अंदर। ये आप देख पाओगे, ये चीज़ें मेंशन करता है, अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी यहाँ पर ये सुनाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर बोला इन्होंने नेशनलिज्म इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन यू। मतलब कि क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो नेशनलिज्म होता है, जो राष्ट्रवाद होता है, वो आपके ऊपर थोपा नहीं जा सकता, आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, आप उसी में ही बढ़ते हो, उसी के साथ रहते हो। ठीक है, तो ये इनका कहना है। ठीक है, आप अपना सीना ठोक के यहाँ पर कह सकते हो कि नेशनलिस्ट हो, यहाँ पे एक तरीके से राष्ट्रवाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता। इंसान जो है यहाँ पर, जो व्यक्ति है वो उसी के साथ ग्रो होता है, उसी के साथ बड़ा होता है। फिर ये बोलते हैं कि देखो इसी वॉर के अंदर एक इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी यहाँ पर हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, अब इंदिरा गांधी जी यहाँ पर एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी, कोई कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, ऐसे हम लोग को देखना था, लेकिन ये चीज़ें हम भूल चुके थे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि देखो वो आओगे कि इनका भी एक बहुत बड़ा रोल था, जिसको आज के टाइम पर हम लोग भूल चुके हैं, उनको डिमिनिश कर चुके हैं, उनके एक बहुत बड़े रोल को। ठीक है, जो कि यहाँ पर वो रोल कभी भूला नहीं जा सकता, ये भी यहाँ पर बोला गया। उसके बाद यहाँ पर ये और क्या बोलते हैं, इसी प्रकार से आगे भी यहाँ पर ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल डिवाइड के बारे में बातचीत करते हैं। 1971 की जो ये वॉर थी वॉज नॉट अ कांग्रेस विक्ट्री, ये कांग्रेस की विक्ट्री नहीं थी, ये एक इंडिया की विक्ट्री थी, यहाँ पर ये बताया गया। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर ये और भी बातें बोलते हैं और क्या बोलते हैं कि आज के टाइम पर जो इंडियन आर्म्ड फोर्स हैं वो आज के टाइम पर भी वेल प्रिजर्व्ड इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले की सरकार ने उनके साथ इंटरफेरेंस नहीं किया है। ठीक है, ये यहाँ पर ये बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें मेंशन करते हैं ये, और फिर से यहाँ पर ये चीज़ें बताते हैं। ये बताते हैं कि आज के टाइम पर जैसे बीजेपी की पार्टी आपको देखने को मिलेगी, अब यहाँ पर टारगेट करते हैं बीजेपी को। अब यहाँ पर बीजेपी की पार्टी आपको देखने को मिलेगी, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यहाँ पर ओनरशिप लिया कि हाँ भाई इंडिया ने एयर स्ट्राइक करी है बालाकोट के अंदर 2009 में, लेकिन क्या इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इनसे भूल चुक हुई थी, इनका एक इंटेलिजेंस फेलियर था जिसकी वजह से पुलवामा टेरर अटैक हुआ था। तो यहाँ पर बीजेपी को ये भी यहाँ पर एक तरीके से देखना चाहिए था, क्योंकि जो पुलवामा टेरर अटैक हुआ है वो भी इनका इंटेलिजेंस फेलियर था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट क्या किया कि हाँ हम लोगों ने बालाकोट के अंदर स्ट्राइक करी है। तो ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर और चीज़ें मेंशन करते हैं, ये अपने प्रीवियस वाली बातें याद करवाते हैं। 1996 के अंदर जब देवगौड़ा की बात हो रही है, तो ये एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चेयर पर थे, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट को पूरी तरह से यहाँ पर पता था कि जो ये सचिन पायलट है, इनके फादर का काफ़ी बड़ा कनेक्शन देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, क्योंकि इनके जो फादर हैं उनको लंबे समय से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर रखा गया था। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर इनके फादर सर्व कर रहे थे लगभग 15 साल से। ठीक है, तो यहाँ पर इनके फादर ने बातचीत करी कहाँ पर, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मूविया से। ठीक है, जो ये NSCN क्या है, ये लोग मांग करते थे कि हम लोग को एक अलग से नागालैंड चाहिए, तो यहाँ पर शांति बनाने के लिए यहाँ पर इनके फादर ने भी काफ़ी हद तक बातचीत करी। ठीक है, बातचीत करने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो जो मिस्टर गौडा साहब थे, ये भी एक तरीके से NSCN IM लीडर के साथ बातचीत करे थे लगभग आप कह सकते हो 3 फरवरी 1997 में ज़ूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर। तो बाहर ये बातचीत होती थी। अगस्त 1997 में क्या हुआ, NSCN IM ये जो एक तरीके से ये एंटर करता है सीज फायर एग्रीमेंट के अंदर। मतलब कि ये लोग मान जाते हैं, क्योंकि ये लोग नागालैंड की अलग से मांग कर रहे थे कि हम लोग को एक नागालैंड अलग से चाहिए, इंडिया से अलग कर दो इसे। लेकिन यहाँ पर हमने बातचीत करी, सचिन पायलट के फादर ने यहाँ पर बातचीत करी। अब यहाँ पर बातचीत करने के बाद आप कह सकते हो ये लोग मानते हैं और सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर आते हैं, जो कि लंबे समय तक सीज फायर एग्रीमेंट रहा और ये लोग मान गए और आराम से यहाँ पर शांतिपूर्वक की बातचीत चलती रही। फिर विंटर 2001 की बात है, जो नागा लीडर से भारत आते हैं वापस से, लेकिन इनके जो फादर हैं, सचिन पायलट जी के जो फादर हैं, उनका एक रोड एक्सीडेंट के अंदर देहांत हो जाता है लगभग जून 2000 के आसपास। ये भी यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि नागा लीडर्स इनके घर आते हैं और इनके फादर को रिस्पेक्ट पे करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मतलब इनका कहना यह है जो पहले की सरकार थी उनकी वजह से यहाँ पे चीज़ें अच्छे से चली हैं। ठीक है, पहले की गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव उठाए गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। लेकिन आज के टाइम पर यहाँ पर आप कह सकते हो चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, वो भी इनके थ्रू मैंशन किया गया। और जो भी हमारे पुराने लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी हों, यह भी आप कह सकते हो एक तरीके से इन्होंने भी काफ़ी कुछ यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है, काफ़ी कुछ काम किया है, तो इन लोगों को हम लोग भूल नहीं सकते। तो एक्जैक्टली यहाँ
यहाँ पर ये कांग्रेस के एमएलए हैं, तो कांग्रेस को सपोर्ट किया इन्होंने, और एक तरीके से तो उसी सपोर्टिव वे में यहाँ पर इन्होंने बताया कि कांग्रेस के लीडर्स ने काफ़ी बड़ा रोल, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के वॉर के अंदर या फिर इंडिया के हिस्ट्री के अंदर, तो उसको हम लोग नहीं भूल सकते हैं, ये यहाँ पर एग्जैक्टली बोलते हैं। उसके बाद जो लास्ट एडिटोरियल है वो बात करता है मैसेज फ्रॉम मुंबई, मुंबई से कुछ सीखना चाहिए। आपने मैं आपको बहुत डायरेक्टली ये बताऊंगा इस आर्टिकल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा खास बातें देखने को मिलेंगी नहीं। हुआ क्या, अभी बुल्ली बाई ऐप के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। जो ऐप है, इस ऐप के अंदर क्या हो रहा है, जो मुस्लिम वेमेन है इनकी ऑक्शनिंग हुई है, इनकी नीलामी हुई है, इनकी फ़ोटोज़ वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चुरा कर वहाँ पर एक तरीके से रखा गया और बोली लगाई जा रही है। तो इस प्रकार की यहाँ पर घिनौनी हरकतें की गई हैं, मतलब चीज़ें यहाँ पर सही से बोली भी नहीं जाती, एक्सप्रेस भी नहीं की जाती, एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन सब मुद्दे के अंदर मुंबई पुलिस ने एक एक्शन लिया और मुंबई पुलिस ने यहाँ पर एक दो लोगों को अरेस्ट कर लिया है इसी सिमिलर केस के अंदर, और आपको मालूम होगा आज भी इसी को लेकर एक आर्टिकल आया है। लेकिन दूसरी तरफ बात होती है दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट, मतलब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए गए अभी तक। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर बोला गया दिल्ली पुलिस को भी स्टेप उठाने पड़ेंगे। दिल्ली पुलिस यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन चीज़ों के अंदर, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से आज कोई स्टेप उठाए नहीं गए हैं। दिल्ली पुलिस ने क्या किया, एक रिटन स्टेटमेंट लिख दिया गिटहब को, क्योंकि गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ही यहाँ पर इस ऐप को बनाया गया था, ठीक है। गिटहब पर आप सॉफ्टवेयर वगैरह को बना सकते हो, इस प्रकार से यहाँ पर आप कर सकते हो इस ऐप को भी गिटहब पर बनाया गया था। एक यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर आप कह सकते हो इसको एप्लीकेशन लिखा कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें पता चल जाए कौन है कौन यहाँ पर इस केस के पीछे है, कि मतलब किसके थ्रू ये सारा मुद्दा स्टार्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मुंबई पुलिस है वो तुरंत काम में लगी और इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया, लेकिन दिल्ली पुलिस यहाँ पर अभी भी चीज़ों के ऊपर से काम नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक ओरिजिनल कल्प्रिट को, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अरेस्ट करो, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि दिल्ली पुलिस आज के टाइम पर काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर टाइम लगाना बेकार रहेगा। और जो मुंबई पुलिस है इन्होंने एग्जैक्टली सारी चीज़ें यही करी है कि तुरंत एक्शन लिया है, और जिसकी मतलब ज़रूरत भी थी, और ये जो केस है ये डिजर्व भी करता था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आता है आर्टिकल के अंदर से, कुछ ऐसी खास चीज़ें नहीं जो एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने कुछ आर्टिकल्स के ऊपर जो कि हमने पेज नंबर 1 पर छोड़े थे। तो पेज नंबर 1 पे लास्ट में एक आर्टिकल था, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में एक फिशरमैन इशू देखने को मिलता है, मछुआरों के बीच में विवाद, मतलब मछुआरों का विवाद देखने को मिलता है। कुछ मछुआरे हैं जो कि मछली पकड़ते पकड़ते श्रीलंका की टेरिटरी के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर श्रीलंका उनको अरेस्ट कर लेता है। तो हुआ क्या, यहाँ पे अभी श्रीलंका के कोर्ट ने आप कह सकते हो लगभग 13 तमिलनाडु के जो फिशरमैन्स हैं इनको रिलीज़ किया है, ठीक है, जिनको अरेस्ट किया गया था दिसंबर के मंथ में, तो उनको अभी रिलीज़ कर दिया गया है। कुछ स्वीट्स कुछ मिठाइयाँ पकड़ाकर यहाँ पर रिलीज़ किया गया, तो ये स्टेटमेंट निकल कर आया। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस निकल कर आ रहे हैं दोनों के रिलेशंस के बीच में। उसके बाद अगले आर्टिकल में सरकार ने बोला है जो 8 लाख रुपए का EWS इनकम कैप है ये बेस्ट वे फॉरवर्ड है, इसको लेकर आगे बढ़ा जाए, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो ये कोटा है 10% का कोटा है, 103 मतलब 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पर EWS कोटा को लेकर आया गया था। और आज के टाइम पर यहाँ पर सरकार फोकस ये रखती है कि 8 लाख रुपए का जो भी यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का इनकम कोटा था यह बिल्कुल बेस्ट है, इसको आगे लेकर बढ़ाया जा सके, ये स्टेटमेंट आया है। हालांकि EWS के ऊपर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले टाइम पे पब्लिश होने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अभी फिलहाल इतनी ही चर्चा हुई है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो चुकी है। फटाफट पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।